नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। एक ऐसी पहल जहां भारत का हजारों साल पुराना ज्ञान वो आधुनिक तकनीक से मिल रहा है। हाँ, बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं ज्ञान भारतम मिशन की। हम्म। इसकी घोषणा हाल के बजट 2025-26 वाले में हुई है। सही कहा। और हमारे पास इस पे काफी अच्छा लेख है, ज्ञान भारतम मिशन, विरासत और प्रौद्योगिकी का संगम। इसी पर हम आज गहराई से बात करेंगे। जी। तो ये मिशन जो है ये भारत की लाखों पांडुलिपियों को बचाने और डिजिटल बनाने का एक बहुत बड़ा प्रयास लग रहा है। हाँ, है तो बड़ा। पर बात यही खत्म नहीं होती, एक और मजेदार मोड़ है इसमें। अच्छा। इसी मिशन के तहत संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में विशेषज्ञों को बुलाया है। किस लिए? हड़प्पा लिपि पर अपना शोध प्रस्तुत करने के लिए। अरे वाह, हड़प्पा लिपि। हाँ, वही लिपि जो करीब 100 साल से ज्यादा से एक रहस्य बनी हुई है। बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ी चुनौती है। मकसद यही है कि इस स्रोत के जरिए हम समझें कि ज्ञान भारतम मिशन आखिर करने क्या जा रहा है, ये पांडुलिपियां इतनी जरूरी क्यों हैं, और हाँ, हड़प्पा लिपि का वो कौन सा रहस्य है जिसे सुलझाने की कोशिशें अब लगता है तेज हो रही हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए फिर सबसे पहले इसी से शुरू करते हैं। ये ज्ञान भारतम मिशन आखिर ये है क्या, और इस पे इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? हाँ, तो जैसा लेख में बताया गया है, ये एक राष्ट्रीय स्तर की पहल है। इसका जो मूल विचार है वो ये है कि भारत की जो इतनी विशाल पांडुलिपि धरोहर है, मतलब लाखों में है ये। लाखों में? हाँ, उन्हें सहेजना है, डिजिटल रूप देना है, और फिर दुनिया भर के जो शोधकर्ता हैं, छात्र हैं, या जो भी जानने के इच्छुक हैं, हाँ, उनके लिए सुलभ बनाना है। तो इसे आप कह सकते हैं कि ये परंपरा और टेक्नोलॉजी का एक संगम है। परंपरा और टेक्नोलॉजी का संगम सुनने में अच्छा लगता है। और हाँ, इसकी देखरेख की जिम्मेदारी संस्कृति मंत्रालय को दी गई है। अच्छा, संस्कृति मंत्रालय, ठीक है। तो लाखों पांडुलिपियां, ये तो सुनने में ही बहुत बड़ा काम लगता है। इसके मुख्य लक्ष्य क्या तय किए गए हैं? मतलब सिर्फ डिजिटाइज कर देना है या कुछ और भी है इसमें? नहीं, लक्ष्य काफी व्यापक हैं। सिर्फ डिजिटाइजेशन तक ही सीमित नहीं है ये। अच्छा। पहला कदम तो है कि देश भर में ये पांडुलिपियां जहां कहीं भी हैं, उनका एक बड़ा सर्वे हो, उनका दस्तावेजीकरण हो, मतलब हर एक के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करना। ठीक है, पहले सर्वे और जानकारी। फिर जो पांडुलिपियां बहुत नाजुक हालत में खराब हो रही हैं, हाँ, होती होंगी काफी पुरानी। बिल्कुल, तो उन्हें वैज्ञानिक तरीकों से, जैसे कोई केमिकल ट्रीटमेंट हो, और जो हमारे पारंपरिक नुस्खे हैं उनसे भी, दोनों तरीकों से संरक्षित करना। दोनों तरीकों से। इसके बाद आता है डिजिटलीकरण, और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की मदद ली जाएगी। एआई पुरानी लिखावटों के लिए? हाँ, ताकि एक विशाल राष्ट्रीय डिजिटल संग्रह तैयार हो सके। ये दिलचस्प है। एआई इसमें कैसे मदद करेगा? मतलब स्कैनिंग तो ठीक है, पर एआई का क्या रोल होगा? यहीं पर तकनीक का जादू है। देखिए, एआई सिर्फ स्कैन नहीं करता। अच्छा। लेख के मुताबिक ये पैटर्न पहचानने में मदद कर सकता है। जैसे मान लीजिए कोई लिपि थोड़ी टूटी फूटी है या धुंधली है, हाँ, तो एआई उसे जोड़ने की कोशिश कर सकता है, या फिर अलग अलग जगहों पर रखी एक जैसी शैली या विषय की पांडुलिपियों को खोजकर एक साथ ला सकता है। अरे वाह! ये काम अगर इंसान करे तो बहुत धीमा और मुश्किल होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। इसी में वो हस्तलिखित पाठ पहचान, HTR कहते हैं इसे, हैंड रिटन टेक्स्ट रिकग्निशन, ऐसे उपकरण भी विकसित करने की योजना है। HTR मतलब मशीनें पुरानी लिखावटें पढ़ पाएंगी? हाँ, कोशिश यही है ताकि मशीनें इन पुरानी लिपियों को पढ़ सकें और उन्हें खोजना आसान हो जाए। एक ज्ञान सेतु AI चैलेंज का भी जिक्र है लेख में। शायद वो इसी क्षेत्र में नए आइडियाज लाने के लिए होगा। वो तो वाकई कमाल है, मतलब भविष्य की तकनीक को सीधे अतीत से जोड़ना। पर इस सब का महत्व क्या है? क्यों इतनी मेहनत की जा रही है इन लाखों पुरानी पांडुलिपियों को बचाने और दुनिया को दिखाने के लिए? देखिए, इसका महत्व बहुत गहरा है। कई पहलू है इसके। जैसे? एक तो हमारे पास पहले से कृति संपदा नाम का एक राष्ट्रीय पांडुलिपि डेटाबेस है। हाँ, सुना इसके बारे में। ले कहता है कि उसमें 44 लाख से ज्यादा पांडुलिपियां ऑलरेडी दर्ज हो चुकी हैं। 44 लाख? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, और ये सिर्फ पुराने कागज या ताड़ के पत्ते नहीं हैं। इनमें भारत का हजारों साल का ज्ञान भरा पड़ा है। किस तरह का ज्ञान? अरे सब कुछ, दर्शन, विज्ञान, आयुर्वेद, गणित, ज्यामिति, धातु विज्ञान, कला, संगीत, साहित्य, योग, अध्यात्म, आप नाम लीजिए और शायद उस विषय पर पांडुलिपि मिल जाए। हर विषय पर? हाँ, ये हमारी सभ्यता की, कह सकते हैं, बौद्धिक पूंजी है। ये बताती हैं कि भारत में ज्ञान की परंपरा कितनी गहरी और कितनी विविध रही है। सही बात है। और फिर एक और बात है,
ये पहल हमारे संवैधानिक और राष्ट्रीय नीतियों के भी बिल्कुल अनुरूप है। अच्छा, कैसे? हमारे संविधान का अनुच्छेद 51A(F) है, जो मौलिक कर्तव्यों की बात करता है। हाँ, फंडामेंटल ड्यूटीज। उसमें साफ लिखा है कि हमें अपनी मिलीजुली संस्कृति की जो समृद्ध विरासत है, उसे महत्व देना है और उसे संरक्षित करना है। ठीक है। तो ये मिशन सीधे सीधे उस कर्तव्य को पूरा करने में मदद करता है और साथ ही ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के भी अनुकूल है। NEP 2020 उससे कैसे जुड़ता है? NEP 2020 भारतीय ज्ञान प्रणालियों मतलब इंडियन नॉलेज सिस्टम्स IKS को आधुनिक शिक्षा का हिस्सा बनाने पर बहुत जोर देती है। हाँ, ये तो है। अब सोचिए, जब ये पांडुलिपियां डिजिटाइज्ड होकर आसानी से उपलब्ध होंगी, तो छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए इन ज्ञान प्रणालियों का अध्ययन करना कितना आसान हो जाएगा। हाँ, ये तो है। मतलब ये सिर्फ संरक्षण नहीं हुआ, ये तो ज्ञान को एक तरह से सबके लिए खोलना भी हुआ, ज्ञान का लोकतंत्रीकरण। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, लोकतंत्रीकरण। ये विरासत को म्यूजियम की बंद अलमारियों से निकालकर एक जीवंत, एक जिंदा ज्ञान स्रोत बना रहा है। ये हमारी नई पीढ़ी को, युवाओं को अपनी जड़ों से जुड़ने का एक आधुनिक तरीका भी देता है। सही बात है। और अगर वैश्विक स्तर पर देखें, तो जब ये ज्ञान दुनिया भर में सुलभ होगा, तो ये विकसित भारत के विजन के साथ भारत की जो विश्व गुरु वाली छवि है, उसको भी मजबूती देगा। मतलब सिर्फ आध्यात्मिक गुरु नहीं, बल्कि ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी। तो ये वाकई, जैसा लेख कहता है, विरासत, नवाचार और वैश्विक ज्ञान साझाकरण का एक अनूठा संगम बन सकता है। आपने पांडुलिपियों का जिक्र किया बार बार। क्या स्रोत ये बताता है कि पांडुलिपि माना किसे जाएगा? मतलब क्या हर पुरानी हाथ से लिखी चीज इस मिशन के तहत पांडुलिपि है? नहीं, ऐसा नहीं है। लेख में ये स्पष्ट किया गया है, पांडुलिपि होने के लिए कुछ शर्तें हैं। अच्छा, क्या शर्तें हैं? पहली बात, ये हाथ से लिखा हुआ ग्रंथ होना चाहिए, प्रिंटेड नहीं। ठीक है, हाथ से लिखा हुआ। दूसरा, इसकी उम्र कम से कम 75 साल होनी चाहिए। 75 साल, ओके। तीसरा, ये किसी खास सामग्री पर लिखा हो, जैसे ताड़ के पत्ते, भोजपत्र यानी पेड़ की छाल, कपड़ा, कागज या फिर धातु पर भी। अच्छा, धातु पर भी? हाँ। और चौथा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसका कोई ना कोई ऐतिहासिक, वैज्ञानिक या कलात्मक महत्व होना चाहिए। ऐसे ही कोई भी पुरानी चिट्ठी नहीं। समझ गई, मतलब महत्व होना जरूरी है। बिल्कुल। इनमें कई अलग अलग विषय हो सकते हैं, कई भाषाएं हो सकती हैं, कई लिपियां हो सकती हैं। असल में इसी तरह की विरासत को बचाने के लिए 2003 में राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन NMM शुरू हुआ था। हाँ, NMM। ज्ञान भारतम मिशन आप कह सकते हैं। उसी नींव पर टेक्नोलॉजी की मदद से एक ज्यादा बड़ी और आधुनिक इमारत खड़ी कर रहा है। ठीक है, तो ये मिशन हमारी उस विरासत को सहेज रहा है जिसे हम जानते हैं, जिसे पढ़ सकते हैं, लेकिन इसी बहाने अब उस रहस्यमयी विरासत पर भी ध्यान जा रहा है जिसे हम आज तक पढ़ ही नहीं पाए। हाँ, आप हड़प्पा लिपि की बात कर रही हैं? बिल्कुल। हड़प्पा लिपि, स्रोत, इसके बारे में क्या कहता है? इसका नाम सुनते ही एक अजीब सा रहस्य और रोमांच का एहसास होता है। होता है, बिल्कुल होता है। हड़प्पा लिपि या सिंधु घाटी लिपि जिसे कहते हैं, वो अपने आप में एक पूरी पहेली है। लेख हमें याद दिलाता है कि इसका इस्तेमाल सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। ये सभ्यता लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच अपने चरम पर थी। काफी पुरानी। हाँ, बहुत पुरानी। और ये आज के पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत के एक बहुत बड़े इलाके में फैली हुई थी। और जैसा लेख बताता है, इस लिपि को 1920 के दशक में सर जॉन मार्शल और उनकी टीम ने खोजा था, जब वो खुदाई कर रहे थे। अच्छा, 1920 में? इसके जो निशान हैं, वो हमें ज्यादातर छोटी छोटी मोहरों पर मिलते हैं, सील्स पर, जहाँ पे टेराकोटा की पट्टिकाओं पर और कुछ तांबे या कांसे की चीजों पर भी। और सबसे बड़ी चुनौती, इसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। करीब 100 साल की कोशिशें हो गईं। हाँ, ये तो बात है। ये आज तक अपठित है, अनडिसाइफर्ड। दिखती कैसी है ये? क्या इसमें हमारी तरह अक्षर है या कोई चित्र वगैरह है? यही इसकी गुत्थी को और गहरा करता है। इसमें अक्षर नहीं है, इसमें चित्रलिपि हैं, मतलब पिक्टोग्राम्स। चित्रलिपि? जैसे मछली का चित्र, बैल का, पेड़ का, ऐसे चित्र जिन्हें हम पहचान सकते हैं। साथ में कुछ ऐसे चिन्ह भी हैं जो अमूर्त हैं, मतलब जिनका कोई सीधा मतलब समझ नहीं आता, और मानव आकृतियां भी हैं। अच्छा, तो चित्रों और चिन्हों का मिश्रण है। हाँ, और लेख के अनुसार आमतौर पर इसे दाएं से बाएं लिखा जाता था। दाएं से बाएं, जैसे उर्दू या अरबी? बिल्कुल, लेकिन
कुछ जो थोड़े लंबे शिलालेख मिले हैं उनमें एक बहुत ही अनोखी शैली मिली है। उसे कहते हैं बूस्ट्रोफेडॉन। बूस्ट्रो? क्या? कैसा नाम है? बूस्ट्रोफेडॉन। हाँ, ये ग्रीक शब्द है। इसका मतलब होता है बैल के हल की तरह मुड़ना। बैल के हल की तरह मतलब? सोचिए, जैसे किसान खेत जोतता है। हाँ हल एक लाइन में एक दिशा में जाता है, हाँ, फिर मुड़कर अगली लाइन में उल्टी दिशा में आता है। अच्छा। बस वैसे ही। इस शैली में एक लाइन दाईं से बाईं लिखी जाती थी, तो अगली लाइन बाईं से दाएं, फिर अगली दाईं से बाएं, ऐसे बारी बारी से दिशा बदलती रहती थी। बाप रे, ये तो लिखने में भी और पढ़ने में भी कितनी मुश्किल होती होगी। हाँ, बहुत अनोखा तरीका था ये। क्या ये लेख बहुत लंबे होते थे? मतलब शायद कोई कहानी लिखी हो या कोई कानून वगैरह दर्ज हो इनमें? नहीं, यही एक और पहेली है। स्रोत साफ बताता है कि ये शिलालेख बहुत ही छोटे होते हैं, संक्षिप्त। कितने छोटे? औसतन हर शिलालेख में सिर्फ 5 चिन्ह या प्रतीक होते हैं, सिर्फ 5। बस 5? हाँ, और जो सबसे लंबा नमूना आज तक मिला है उसमें भी सिर्फ 26 प्रतीक हैं। 26? इतने कम? फिर इनसे भाषा कैसे समझी जा सकती है? यही तो मुश्किल है। इतने छोटे लेखों से किसी भाषा की पूरी बनावट, उसका व्याकरण समझना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसीलिए एक धारणा यह है कि ये शायद एक लोगोसिलेबिक प्रणाली हो सकती है। लोगोसिलेबिक? ये क्या होता है? इसका मतलब है कि इसमें कुछ चिन्ह तो पूरे शब्द या विचार को दिखाते होंगे, जिन्हें लोगोग्राम कहते हैं। जैसे कोई चित्र? ठीक है, और कुछ चिन्ह शायद किसी अक्षर या ध्वनि के हिस्से यानी सिलेबल को दिखाते होंगे। अच्छा, मतलब चित्रों और ध्वनि चिन्हों का मिश्रण। हाँ, कुछ वैसा ही। जैसे आजकल हम मैसेज में इमोजी और टेक्स्ट दोनों इस्तेमाल करते हैं ना। हाँ हाँ। इमोजी पूरी बात कह देता है, टेक्स्ट ध्वनि बताता है। शायद कुछ ऐसे ही मिलाजुला सिस्टम रहा हो। उस जमाने की जो और लिपियां थीं, जैसे मेसोपोटामिया की या मिस्र की, उनमें भी ऐसी लोगोसिलेबिक प्रणालियां थीं। ये बात तो समझ में आती है। तो अगर ये इतनी जटिल है और इतनी छोटी है, तो इसे समझने की कोशिश हो कैसे रही है? मतलब कोई तरीका है, कोई सिद्धांत है जिस पर काम चल रहा है? हाँ बिल्कुल, कोशिशें तो लगातार जारी हैं। लेख में एक प्रमुख सिद्धांत का जिक्र है, उसे कहते हैं रिबिस सिद्धांत। रिबिस? ये क्या पहेली है? हाँ, ये थोड़ा पेचीदा है पर बहुत दिलचस्प है। रिबस का मतलब है कि किसी चिन्ह का इस्तेमाल उसके चित्र वाले मतलब के लिए नहीं, बल्कि उसकी ध्वनि के लिए किया जाता है। ध्वनि के लिए? कैसे? ताकि उस ध्वनि से बनने वाले किसी दूसरे शब्द को लिखा जा सके, जिसका शायद चित्र बनाना मुश्किल हो। अच्छा, कोई उदाहरण है इसका? हाँ, लेख में मछली के चित्र का उदाहरण दिया है, जो काफी मशहूर है। मछली? हाँ, देखिए, कई द्रविड़ भाषाओं में जो दक्षिण भारत में और बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों में बोली जाती हैं, मछली के लिए शब्द है मीन। हाँ, मीन। संयोग से मीन का एक और मतलब भी होता है, तारा। ओह, अच्छा, मीन मतलब मछली भी और तारा भी। बिल्कुल। तो रिबर सिद्धांत कहता है कि हो सकता है कि हड़प्पावासी तारा शब्द लिखने के लिए मछली का चित्र बनाते हों, क्योंकि दोनों की ध्वनि मीन एक जैसी थी। अरे वाह, ये तो सच में पहेली जैसा है। चित्र कुछ और, मतलब कुछ और, ध्वनि के आधार पर। हाँ, ये सिद्धांत इसी तरह काम करता है। चित्रों के जरिए ध्वनियों को पकड़ना और उनसे शब्द बनाना। ये सिर्फ एक उदाहरण है, पर सिद्धांत यही है। तो फिर इस लिपि का इस्तेमाल आखिर होता किस लिए था? क्या ये रोजमर्रा की बातें लिखने के काम आती थी या कुछ खास मकसदों के लिए ही थी? इस पर भी कोई पक्की बात नहीं है, लेकिन लेख में जो प्रचलित अनुमान है उनका जिक्र है। सबसे आम धारणा तो यही है कि इसका मुख्य इस्तेमाल व्यापार और प्रशासन से जुड़े कामों में होता था। व्यापार और प्रशासन? जैसे वो जो मोहरें मिली हैं, उन पर शायद मालिक का नाम या उसका पद या उसकी कोई व्यापारिक पहचान लिखी होती थी, जिन्हें शायद सामान की गांठों पर लगाया जाता हो पहचान के लिए। हाँ, अच्छा, जैसे आजकल स्टैंप लगाते हैं। हाँ, कुछ वैसा ही। या फिर शायद टैक्स वसूलने का कोई हिसाब रखने के लिए, या गोदामों में कितना माल रखा है उसका रिकॉर्ड रखने के लिए इनका इस्तेमाल होता हो। क्योंकि ये लेख इतने छोटे हैं तो ऐसा लगता है कि ये कोई लंबी कहानियां या धार्मिक ग्रंथ लिखने के लिए नहीं थी। ठीक है। हालांकि कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि कुछ प्रतीकों का धार्मिक या सामाजिक महत्व भी हो सकता है, जैसे किसी कबीले का निशान हो या किसी देवता का चिन्ह हो, पर यह सब अभी अनुमान ही हैं। तो अब आते हैं उन सिद्धांतों पर जो इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपने अभी द्रविड़ भाषाओं का जिक्र किया था रिबिस सिद्धांत के साथ। क्या ये सबसे मजबूत कड़ी मानी जाती है हड़प्पा लिपि को समझने में? हाँ, द्रविड़ सिद्धांत, जैसा स्रोत बताता है, वो वाकई सबसे ज्यादा चर्चित और स्वीकृत सिद्धांतों में से एक है। इसके पक्ष में कई तर्क दिए जाते हैं। पहला तो यही रिबिस सिद्धांत है, जिसके उदाहरण अक्सर द्रविड़ भाषाओं से ही लिए जाते हैं, जैसे वो मछली और तारे वाला। ठीक है। दूसरा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है,
आज भी पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके में ब्राहुई नाम की एक भाषा बोली जाती है। ब्राहुई? हाँ, और ये एक द्रविड़ भाषा है और बलूचिस्तान का इलाका सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में ही आता है। अरे हाँ। इससे ये अंदाजा लगता है कि शायद प्राचीन काल में द्रविड़ भाषाएं आज के मुकाबले कहीं ज्यादा उत्तर पश्चिम भारत में फैली हुई थी। ये तो मजबूत तर्क लगता है। हाँ, इसके अलावा प्राचीन तमिल साहित्य से भी कुछ संभावित समानताएं खोजी गई हैं। तो ये सब मिलकर द्रविड़ सिद्धांत को काफी बल देते हैं। ठीक है। भारत की एक और बहुत प्राचीन भाषा है संस्कृत। क्या इसे संस्कृत या वैदिक भाषा से जोड़ने की भी कोशिशें हुई हैं? हाँ, हुई हैं। लेख के अनुसार कुछ शोधकर्ताओं ने इसे इंडो आर्यन भाषाओं, खासकर वैदिक संस्कृत से जोड़ने का प्रयास जरूर किया है। तो क्या नतीजा निकला? ज्यादातर भाषाविद और इतिहासकार इस विचार को स्वीकार नहीं करते हैं। क्यों? क्या कारण है? इसका मुख्य कारण है समय का अंतर, टाइम गैप। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे विकसित दौर था वो लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व का माना जाता है। हाँ। जबकि भारत में आर्यों का आगमन या वैदिक संस्कृति का जो विकास है वो आमतौर पर 1500 ईसा पूर्व के बाद का माना जाता है। अच्छा, तो काफी अंतर है। हाँ, लिपि के समय और वैदिक काल के बीच एक अच्छा खासा फासला है, इसलिए दोनों को सीधे जोड़ना मुश्किल लगता है। समझ गया। यानी ये संभावना थोड़ी कमजोर लगती है। तो द्रविड़ और संस्कृत के अलावा क्या कोई और भी सिद्धांत है या बस यही दो मुख्य हैं? नहीं, कुछ और दिशाओं में भी सोचा गया है। जैसे? कुछ शोधकर्ता इसकी तुलना भारत के कुछ और प्राचीन भाषा परिवारों से करते हैं, जैसे मुंडा भाषा हैं, संथाली, मुंडारी वगैरह। अच्छा, मुंडा भाषाएं? हाँ, या फिर कुछ अन्य जनजातीय भाषाएं जैसे गोंडी, इनसे भी कुछ तार जोड़ने की कोशिश की गई है। और एक बहुत ही अलग संभावना भी है जिसका जिक्र लेख में है। वो क्या है? वो ये कि शायद ये पूरी तरह से किसी भाषा को लिखने वाली लिपि है ही नहीं। क्या मतलब? भाषा ही नहीं? हाँ। तो फिर क्या है ये? हो सकता है कि ये मुख्य रूप से गैर भाषाई प्रतीकों की एक प्रणाली हो, मतलब ऐसे चिन्ह जिनका इस्तेमाल सिर्फ कुछ खास मकसदों के लिए होता था। जैसे व्यापारिक निशान हो या मालिकाना हक दिखाने वाले चिन्ह हो या धार्मिक प्रतीक हो या अलग अलग कबीलों की पहचान के लिए निशान हो। अच्छा, जैसे आजकल ट्रैफिक सिग्नल होते हैं। बिल्कुल। या गणित के चिन्ह होते हैं, प्लस, माइनस, बराबर। या कंपनियों के लोगो होते हैं। हाँ, ये चिन्ह हमें जानकारी तो देते हैं, पर ये किसी बोली जाने वाली भाषा का पूरा व्याकरण या पूरी शब्दावली नहीं दिखाते। सही बात है। तो ये भी एक संभावना है कि हड़प्पा लिपि ऐसी ही कोई प्रतीकात्मक व्यवस्था रही हो, ना कि पूरी भाषा लिखने का जरिया। वाह, मतलब इतने सालों की खोजबीन के बाद भी हम निश्चित रूप से ये भी नहीं कह सकते कि ये किसी भाषा को लिखती भी है या नहीं। ये तो वाकई एक बहुत गहरा रहस्य है। तो अगर आज की इस पूरी चर्चा को हम समेटें तो हमें दो बहुत महत्वपूर्ण पहलू देखें। हाँ। एक तरफ तो है ये यान भारतम मिशन। ये एआई जैसी एकदम नई आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके भारत की लाखों पांडुलिपियों की जो ज्ञात विरासत है उसे सहेज रहा है और दुनिया के लिए खोल रहा है। बिल्कुल सही। और जैसा हमने बात की, ये सिर्फ पुरानी चीजों को डिजिटल आर्काइव में डालना भर नहीं है। नहीं, यह हमारी विरासत को एक तरह से दोबारा परिभाषित कर रहा है, एक गतिशील, एक जिंदा ज्ञान संसाधन के रूप में। हाँ। ये नई पीढ़ी को अपनी बौद्धिक जड़ों से जोड़ने का एक बहुत शक्तिशाली माध्यम बन सकता है। और जैसा लेख भी इशारा करता है, ये विकसित भारत के लक्ष्य के साथ भारत की वैश्विक भूमिकाओं को ज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में भी मजबूत करने में मददगार हो सकता है। तो ये वाकई में विरासत, नवाचार और वैश्विक पहुंच का एक बड़ा दिलचस्प संगम है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ हमने हड़प्पा लिपि के उस अनसुलझे रहस्य को देखा। हाँ। जो हमें बार बार याद दिलाता है कि हमारे अतीत में अब भी कितनी परतें हैं जिन्हें खोलना बाकी है। ये एक तरह से हमें विनम्र बनाता है कि हम सब कुछ नहीं जानते। सही कहा। और यहीं से एक विचार मन में आता है। क्या? कि जैसे जैसे एआई और डेटा विश्लेषण की तकनीकें और बेहतर हो रही हैं, हाँ, और ज्ञान भारतम जैसी पहलों से हम अपने अतीत के इतने विशाल डिजिटल भंडार तैयार कर रहे हैं, हाँ, तो क्या हम भविष्य में हड़प्पा लिपि जैसे रहस्यों को सुलझाने के और करीब पहुंच पाएंगे? हाँ। क्या ये नई तकनीकें उन पैटर्न को पकड़ पाएंगी जो शायद मानवीय आंखें अब तक नहीं देख पाईं? ये तो सोचने वाली बात है। और एक सवाल ये भी उठता है कि इन लाखों डिजिटाइज्ड पांडुलिपियों के पन्नों में हड़प्पा लिपि के अलावा और कौन-कौन सा भुला दिया गया ज्ञान या विज्ञान छिपा हो सकता है? हाँ, क्या पता क्या कुछ हो उनमें जो बस अपनी पुनः खोज का इंतजार कर रहा है। शायद भविष्य में हमें ऐसे और भी कई आश्चर्य देखने को मिलें। ये सोचने लायक बात है।